हेलो माय डियर स्टूडेंट, कदम सरी गारंटी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज कक्षा 12 ज्योग्राफी की जो पहली किताब है हमारी, बुक फर्स्ट मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का चैप्टर फर्स्ट जो है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का जो बेस्ड है हमारा एनसीईआरटी सीबीएसई, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें इसमें क्या करना है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं इस पाठ को शुरू करता हूँ। इसमें जो पहला पार्ट है हमारा मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र, तो इसमें इसके जो टॉपिक हैं, इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले इसके बारे में आप जान लो। पहले तो नंबर 1 तो हम इसमें पाठ का जो उद्देश्य है मानव और प्रकृति या पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है, इस पाठ में हमें ये बताया। दूसरा जो है हमें किस तरह से मानव ने प्रकृति को समझकर टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी की सहायता से अपना विकास किया है, इस पाठ में हम ये भी जानेंगे। और तीसरा कि मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है या उपक्षेत्र क्या है या इसकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी इस पाठ से प्राप्त होगी। ठीक है भाई। तो अब हम चैप्टर को जब शुरू करते हैं, हम किताब खोलते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस समय आपके पास किताब होगी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली, और एक रजिस्टर आपने रख लिया होगा, एक आपने पेन रख लिया होगा, और आपने एक हाइलाइटर जो किताब को मार्क करना, निशान लगाने हैं, वो रख लिया होगा या पेंसिल रख ली होगी। ठीक है, तो इतना ही बहुत है पढ़ने के लिए। खाली हमको एक किताब चाहिए, एक कॉपी चाहिए, और एक हमें जो है पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए या मार्कर चाहिए, बस ये सब चाहिए। ज़्यादा हाई फाई में की पढ़ाई की जरूरत नहीं है, कुछ सामान की जरूरत नहीं है। तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। भूगोल को हम मेनली 2 भागों में बांटते हैं। तो इसमें एक तो भौतिक भूगोल है और दूसरा मानव भूगोल है। तो जो भौतिक भूगोल है वो आपने 11वीं में पढ़ा हुआ है। भौतिक भूगोल का मतलब है जैसे प्रकृति के बारे में बताया या पृथ्वी के बारे में बताया, जैसे सागर है, महासागर है, महाद्वीप है, नदी है ना, तो ये आपने सब पढ़ा। जलवायु है या और भी कोई जो भी आपने पढ़े हुए, जो 11वीं में आपने पढ़ा हुआ, वो सब भौतिक भूगोल है। बस मेन बात ये है, इसकी आने के आपको जो इसकी जरूरत नहीं है 12वीं में, पर फिर भी एक बार जान लो। दूसरा मानव भूगोल है जो हम पढ़ेंगे 12वीं में। जैसे जो भी इसके 12वीं में मानव भूगोल के पार्ट हैं, वो सारे मानव भूगोल के पार्ट भी हैं। पार्ट तो हैं ही, वे पार्ट भी हैं, यानी भाग भी हैं। जैसे सामाजिक के बारे में बताया जाएगा, सामाजिक स्तर कैसा मानव होता है प्रकृति के साथ में, या आर्थिक कैसा है, आर्थिक में पढ़ाएंगे प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया, पंचम क्रियाएँ, ये सब आपको पढ़ाई जाएंगी, ये बताई जाएंगी। जनसंख्या के बारे में बताया जाएगा, तो ये सब हम आपको बताएंगे। और इसके सिवा भी और वो भी बहुत सारे टॉपिक के पार्ट हैं जो आपको, व्यापार है या और भी परिवहन है, ये हम सब आपको बताएंगे कि जो मनुष्य जो पृथ्वी पर रह रहा है या प्रकृति के साथ उसका किस तरह संबंध है, किस तरह का चलता है, ये हम आपको सब बताएंगे। ठीक है भाई। तो अब बोर्ड में एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का, वो अक्सर आता है 3 नंबर का। तो आप जानते हो कि सीबीएसई के हिसाब से 3 नंबर इस पार्ट की वेटेज है। या तो एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का सेक्शन सी में, या तो वो आएगा, है ना, और या सेक्शन बी में आएगा जो मतलब सोर्स बेस होगा, जिसे केस स्टडी वाला बोलते हैं हम, या तो वो होगा, या फिर खाली 3 एमसीक्यू आ जाएंगे। ठीक है भाई। तो क्योंकि 3 नंबर ही देने हैं उसमें, लेकिन मिड टर्म में वो ये ज़्यादा वेटेज का हो जाएगा। अलग अलग बोर्ड के हिसाब से अलग अलग जो है वो इस पार्ट का वेटेज रख देते हैं। इसमें वो 3 नंबर वाला सीबीएसई वाला नहीं इसमें लागू होता, सीबीएसई में 3 नंबर का ही है। बोर्ड में जैसे मैं बताया था, बोर्ड में क्वेश्चन अक्सर 3 नंबर का आता है। क्वेश्चन है भूगोल में भौतिक व मानवीय परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। अब हमें क्या है, हमें दरअसल पार्ट का कंसेप्ट समझना है, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना है। अगर हम इस बात को समझ गए तो सीबीएसई अब हमें एनालिटिकल बेस पर क्वेश्चन दे रही है, हमको जो है डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन नहीं दे रही, उनको सोच समझने की किस शक्ति के हिसाब से क्वेश्चन दे रही है, शॉर्टकट में नहीं दे रही। तो इसलिए हमें आपको जो है इसको आपको करना पड़ेगा। जैसे अब इसका आंसर जो आपको बुक के शुरुआत में मिल जाएगा। जब शुरुआत में जब हम पढ़ते हैं तो पहले दूसरे पैरे में मिल जाएगा इसका
तो इसमें आपको अब आपको क्या क्या है इसमें, तो इसमें लिखा हुआ अब आपको क्यों 3 नंबर का है, तो तीन लाइन के थोड़ा ज़्यादा लिख देंगे आप। ध्यान रखना आधा पेज बढ़ना होता है कम से कम, यानी 3 लाइन लिख दी आप सोचे पूरे नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी उसको कटने के चांस होते हैं। थोड़ा ज़्यादा लिखो जिससे नंबर मिल जाए, लेकिन इतना ज़्यादा ना लिखो। जैसे कुछ शब्दों का दिया था उसमें, तो भाई 25, 30 या 35 शब्द लिखिए, लेकिन आपको जो लगभग आधा पेज कम से कम लिख देना है इसको, ठीक है। जैसे इसका उत्तर बताऊँ आपको मैं, जैसे प्रकृति नंबर 1, तो इसमें क्या क्या है जो हमने पढ़ा, प्रकृति व मानव जो अविभाज्य तत्व है, ये दोनों आपस में मिले हुए नंबर 1 पॉइंट बनता है। प्रकृति व मानव अविभाज्य तत्व है, इन्हें हमें मिलाकर देखना होगा, इन्हें हमें समग्र रूप से देखना होगा, ठीक है। नंबर 2, जैसे इसमें कई एग्जाम्पल किताब में दिए हुए हैं, आप देख ही रहोगे। जैसे तूफान की आँख है, जैसे हमारा कोई गुस्से में हो, जैसे मनुष्य का भाव गुस्से में है तो जैसे उसकी आँख लाल लाल होती है, ऐसे नदी के मुंह है, जैसे हम अपने मुंह की बात करते हैं, जैसे गंगा है, गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, और नदियों के मुख भी आपने पढ़े हुए हैं जो आप 11वीं पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। जैसे मृदा की प्रच्छेदिका जैसे है एक एग्जाम्पल, इसमें मृदा की प्रच्छेदिका यानी कि उसकी जो परत है, परिच्छेदिका का मतलब परत यानी कि लेयर्स, जो मिट्टी में परत होती हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं। तो ऐसे ही हमारी स्किन की परत है, हमारी त्वचा की परत है मनुष्य की, तो वो आप जानते ही हो, है ना। तो इसके आप जो है इसका वर्णन आप कर सकते हो और 1-2 लाइन बढ़ा सकते हो, यानी कि उसके मनुष्य के पार्टों से, अंगों से उसको जोड़ के उसके बारे में उसको लिखोगे, ठीक है। जैसे नंबर 3 ऐसे तीसरा पॉइंट बनता है इसमें, प्रदेशों, गाँवों, नगरों का वर्णन हम जीवों के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कोई प्रदेश है, गांव है या नगर है, भाई अगर वहाँ लोग रह रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे वो उजड़े हुए, ऐसा लग रहा है जैसे वो जो है बसे हुए, ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ इंसान, मतलब इंसान जो है वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से रह रहे हैं। तो अगर वो तो ये आप ले सकते हो, इसके बारे में और भी कर सकते हो। 4th पॉइंट इसमें, अरे 3 पॉइंट लिखने थे मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी 1 पॉइंट और लिख लो, एक आध और फालतू लिख लो, जितना ज़्यादा बताया जा सके। ये जानना है कि हम जो कॉपी में लिख रहे हैं वो टीचर को दिखाई दे रहा है, बस तुम्हें किसी नॉलेज है उसका पता नहीं है। आपको अपनी नॉलेज पूरी उतार देनी है इस कॉपी के ऊपर, जिससे नंबर कटे ना बिल्कुल भी। या सड़कों, रेल मार्गों के जाल को, सड़क है, रेल मार्ग, नदियाँ ये जा रही है इधर, कट रही है, जानते ही हो आप। तो ऐसा मानो जैसे सड़कों और रेल मार्ग जाल को परिसंचरण, यानी कि जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी का, हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड है या रक्त है वो आ जा रहा, परिसंचरण हो रहा है, तो वो धमनी के रूप में करते हैं हम। जो ऐसा लगता है जैसे वो हम इस तरह से है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आपको मिल गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कई बार CBSE में पूछा गया, क्या बोर्ड पूछ जाता है, तो आप जो इसको ध्यान रखना, ठीक है भाई। जब हम चैप्टर को भी आगे बढ़े हम चैप्टर में, तो हम देखेंगे कि बॉक्स में एक बॉक्स है, और बॉक्स में मानव भूगोल की कुछ परिभाषा दी हुई है। परिभाषा किसकी हुई है, रेड जेल की, सैंपल की और ब्लास्ट की, ठीक है भाई। तो जो रेड जेल, ये परिभाषाएं आपको एक्यूरेट याद करनी है। जो वर्ड लिखे हुए हैं उनके वर्डों के जो मेन वर्ड हैं उनको आप हेर फेर नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। जो जिसने परिभाषा दी है इन भूगोलवेत्ताओं ने, यानी कि जैसे यानी कि भूगोल के वैज्ञानिक मान लो आप एक तरह से, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और रेड जेल, जैसे रेड जेल की परिभाषा है तो मैं बता देता हूँ, तो ये इसमें किताब में आप निशान लगा लेंगे, इस बॉक्स पर निशान लगा लेंगे आप, ठीक है। जैसे पहले आप निशान लगा लिया होगा जब मैंने पहला क्वेश्चन बताया, तो ऐसे अब इस पर निशान लगा लेंगे या अंडरलाइन कर लेंगे या मार्कर से हाईलाइटर कर लेंगे कि यह रेड जेल के मानव भूगोल, मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, संश्लेषित। तो अब इसमें जो है ये तो आप समझ गए कि जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल की परिभाषा दी हुई है कि मानव भूगोल मानव समाज, यानी कि इंसानों और जमीन के बीच जो संबंध है आपस में, वो रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जो भी कुछ काम कर रहे हैं, वो सारा इनके बारे में बात करना उसका अध्ययन है। इसमें बड़ा है संश्लेषित। संश्लेषित का मतलब है आपस में गुथा हुआ, आपस में मिला हुआ, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड, ठीक है भाई। तो ये इसका अध्ययन है। रेड जेल जो है मानव भूगोल के जन्मदाता कहे जाते हैं। मानव भूगोल का जो बताया, मानव 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कई बार ये कि मानव भूगोल जन्मदाता कौन है या मानव भूगोल किसने बताया, तो मानव भूगोल असल में जो माना जाता है रेड जेल ने बताया, ठीक है भाई। तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। और जो परिभाषाएं आएंगी या तो परिभाषा ऊपर लिखी हुई होगी
और नीचे 4 नाम लिखे होंगे, रेड जेल लिख दिया, सैंपल लिख दिया, ब्लास्ट लिख दिया एमसीक्यू में, और या कोई और लिख दिया, तो आप उनमें से बताने भाई ये परिभाषा किसकी है, या परिभाषा पूछ ली कि ये परिभाषा बताओ। हाल ऐसा होता नहीं है अब तो जो है ये वो खाली एमसीक्यू में दे देते हैं, इसे परिभाषा हो जाता है। ठीक है भाई। दूसरा सैंपल का, सैंपल जो है जो उन्होंने क्या कही परिभाषा, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, ऐसे पृथ्वी व क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन है। जो मानव भूगोल है, अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर पृथ्वी का वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, कि पृथ्वी पर कुछ भी स्थायी नहीं है, ये समझ लो। जो इंसान है जो वो सोचता कुछ हो रहा है, लेकिन पृथ्वी पर कुछ भी स्थायी नहीं है। जहाँ आज सागर है, आज पानी है, कल वहाँ रेत हो सकता है, रेगिस्तान हो सकता है। आज जहाँ मकान बिल्डिंग है वो कल को वहाँ कुछ और हो सकता है। जहाँ आज पेड़ पौधे वन है वहाँ कल को प्रकृति कुछ और चेंज कर सकती है। तो इसलिए वहाँ इस पर अस्थिर पृथ्वी का मतलब है कि पृथ्वी पर कुछ भी स्थायी नहीं है। और क्रियाशील मानव, क्रियाशील मानव का मतलब है कि इंसान कुछ ना कुछ तो करेगा। जब इंसान है तो खाली तो बैठेगा नहीं, वो प्रकृति के साथ कुछ ना कुछ करेगा, कुछ अपने खाने पीने के लिए हो या कुछ अपने धंधे के लिए, अपने व्यापार के लिए, वो कुछ ना कुछ जो करता रहेगा। ठीक है ना भाई। तो कहता है ये परिभाषा क्या है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी व क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन है। आपको ये एक वर्ड जो है कि आपस में इनको कनेक्ट कर लो। जैसे सैंपल का है, सैंपल में अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव है, तो जैसे 2 वर्ड में समझ लो ये जो है किसका, सैंपल की परिभाषा। जो रेड जेल की है, मानव समाज और धरातल है, बस समझ गए। नंबर 3, अब बिलास की परिभाषा, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, भौतिक नियम कौन से, भौतिक नियम वही जो आपने पढ़े जो भौतिक भूगोल में, ये भौतिक नियम वही है। जैसे जलवायु है, जो नियम है ना, उसके वहाँ का पर्यावरण है, वहाँ का वातावरण है ना, या वहाँ की पृथ्वी है, या वहाँ की मिट्टी है, वहाँ के जो भी हैं, यानी कि पृथ्वी पर नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम जो पृथ्वी पर कंट्रोल करते हैं, वहाँ के भौतिक नियम तो करते हैं भाई। जो जलवायु होगी वैसे तो आदमी कंट्रोल में रहेगा उसके में अपने ऐसा है तो है नहीं कि भाई जैसे आजकल गर्मी पड़ रही है आप बिना एसी के रह लिए, बिना पंखे के रह लिए, ये संभव नहीं है ना। तो आप सर्दी जो है थोड़े ही यहाँ कर सकते हो। तो वो क्यों हमें वो कंट्रोल कर रहे हैं, भौतिक नियम कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस पर रहने वाले जीवों के बीच, यानी कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के बीच, इस पर रहने वाले जीव कौन से, जैसे हम भी हैं और जानवर भी हैं, के बीच संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न अवधारणा है। यानी कि जो हम भौतिक नियम और इस पर हम पृथ्वी पर जो रह रहे हैं जीव, उनके जो आपस में संबंध है वो किस तरह से हम उसे कंट्रोल करते हैं, किस तरह से उसे फेस आउट करते हैं, या किस तरह से हम उसका मुकाबला करते हैं, या किस तरह से हम उससे गिव अप करते हैं, वो सारे के सारे जो कंसेप्ट बना, जो धारणा बनी, जो बातें बनी, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो क्या कहलाया, वो बिलास की परिभाषा कहलाई। ठीक है भाई। यानी कि अगर आप तीनों परिभाषा देखो तो इन तीनों परिभाषाओं का एक मूल बात है इसमें, तीनों में अगर आप तीनों कोर्स देखोगे तो इसका सार यह है कि मानव भूगोल में, जो मानव भूगोल में पढ़ रहे हैं, जो किताब पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल में मानव और प्रकृति या मानव और पृथ्वी के बीच संबंधों का अध्ययन है। यानी कि हम दोनों के बीच जो संबंध है उसके बारे में पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से अब तक क्लियर हो चुका होगा कि हम पढ़ जा रहे हैं। ठीक है भाई। अब इसमें ये तीनों कहता है ये एमसीक्यू में भी आ सकती है 3 नंबर में, और अलग से भी आ सकती है। ठीक है भाई। चैप्टर में जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें 2 बॉक्स दिखाई पड़ेंगे। एक पर लिखा हुआ मानव का प्रकृतिकरण और एक पर लिखा प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, तो इन पर आप निशान लगा लो। ये शॉर्ट स्टडी में आ सकती है, जो केस स्टडी है या हमारे जो सेक्शन बी है उसमें आ जाता है 3 नंबर में। वो पहले स्टोरी दे दी और उसके बाद उसमें क्वेश्चन पूछिए 2-3। तो हालांकि बच्चे क्या करते हैं, उसमें निशान लगाया, जहाँ शब्द मिल गया वो लगा दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना है। वो आपको समझना है कि क्या इसमें दिया हुआ है क्या नहीं है। जो वो कहानी तो आप उसमें उसे पढ़ ही लोगे, लेकिन जो उस कहानी का जो है मेन पॉइंट मैं उसको बता देता हूँ। जैसे पहला है मानव का प्रकृतिकरण, कि इसमें जो है ओल्ड एज का मतलब है पुरानी बातें, आदि अवस्था की बात दिखाई है। किसी एक व्यक्ति को, जो बेंदा नाम का व्यक्ति है, उसको दिखाया गया कि वो जंगल में कैसे रहता है। इसके माध्यम से, इस कहानी की जो माध्यम है मानव का प्रकृतिकरण से, इसे हम समझ पाते हैं कि मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति का अधीन है।
उसमें जो इस कहानी के हिसाब से मनुष्य प्रकृति के पूरे अधीन है। जैसे पुराने जमाने में था, वो प्रकृति की पूजा कर रहा है, वो अपनी आत्मा के लोग की पूजा कर रहा है, और प्रकृति से डर भी रहा, वो डर भी रहा है, और प्रकृति के संसाधनों पर निर्भर है। और मनुष्य का जो यहाँ पे है इस वाली कहानी के हिसाब से, यानी कि मानव का प्रकृतिकरण के हिसाब से, मनुष्य का सामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजिकल विकास बिल्कुल स्तर न्यूनतम है या जीरो है ही नहीं। ये पुराने समय, दिमाग में रखो, पुराना समय एकदम बिल्कुल आदिम अवस्था का पुराना वो समय जो हम स्टोन एज वाला है, या है ही नहीं है कहता हूँ मैं, या तो उसकी नॉलेज है ही नहीं, और या बिल्कुल नील है। इसी विचारधारा, जो विचारधारा मानव का प्रकृतिकरण, इसी विचारधारा को हम क्या कहेंगे, मानव का प्रकृतिकरण तो है ही, लेकिन मानव का प्रकृतिकरण जो विचारधारा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको नियतिवाद कहेंगे या निश्चयवाद कहेंगे, यानी कि वो थ्योरी कहेंगे, यानी कि भौगोलिक विचारधारा जो दी वो निश्चयवाद या नियतिवाद की विचारधारा थी, जो मानव का प्रकृतिकरण है, ठीक है, या पुरानी आदिम अवस्था कहते हैं। इसके मुख्य समर्थक जिन्होंने जिन लोगों ने, जिन भूगोलवेत्ताओं ने, जिन वैज्ञानिकों ने ये विचारधारा दी, उनके नाम जो है मैं बता देता हूँ आपको, कई बार आता किसकी विचारधारा है या इसका नाम क्या क्या है, तो ये आपको एमसीक्यू में ध्यान रखना है। या रेड जेल जिन्होंने बताया, उनकी निश्चयवादी नीतिवाद की विचारधारा, जो कुछ है फिक्स है, बिल्कुल जो कुछ है, व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ करेगी प्रकृति करेगी या भगवान करेगा, भगवान मान लो, हालांकि प्रकृति कहते हैं कि जो कुछ करे वो करेगा, हमें कुछ नहीं करना। रेड जेल, सैंपल, हंटिंगटन, रीटर, हम्बोल्ट, याद रखना नाम, फिर एक बार बोल रहा हूँ। इसके मुख्य समर्थक रेड जेल, सैंपल, हंटिंगटन, रीटर और हम्बोल्ट हैं, ठीक है भाई। अब दूसरी विचारधारा हम दूसरे बॉक्स में दिखाई देती है हमें, जिसका दूसरे बॉक्स में लिखा प्रकृति का मानवीकरण एकदम अपोजिट है। जो पहली वाली कहानी है उसके एकदम अपोजिट है। पहली वाली कहानी में हमें दिखा रखा कि प्रकृति के ऊपर डिपेंड है। इसमें जो प्रकृति का मानवीकरण में प्रकृति को कंट्रोल कर लिया है। पहले प्रकृति कंट्रोल में था, लेकिन इसमें प्रकृति का मानवीकरण है, प्रकृति को मनुष्य कंट्रोल में कर लेता है। एक महिला कहानी दिखा रखी है, मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर रखी है, प्रकृति को अपने अनुसार डाल लिया है, अपने यहाँ गाड़ी लगवा ली है, अपने यहाँ जो हीटर लगवा लिए हैं, सब कुछ, मतलब उसने प्रकृति को अपने अंडर में कंट्रोल कर रखा है। यहाँ मनुष्य ना तो प्रकृति डर रहा है और ना ही वो उस किसी तरह से उसके कंट्रोल में किसी प्रकार का भी नहीं है वो, ठीक है भाई। उसका आर्थिक, सामाजिक और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजिकल विकास एकदम हाई स्टैंडर्ड है, बिल्कुल उच्च स्तरीय है। यह आपको लिखना है, इसमें ध्यान रखना। प्रकृति का मानवीकरण में ये बात लिखनी है आपको, ये पॉइंट है आपके जो मैं बता रहा हूँ। उसका आर्थिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकी विकास उच्च स्तरीय है, अर्थात यह विचारधारा, जो विचारधारा है, यह नियतिवाद या निश्चयवाद के बिल्कुल विपरीत है, एकदम विपरीत है, एकदम अपोजिट है एकदम। तो इसको हम क्या कहें, इसे मॉडर्न एज में, यानी कि आप क्या समझोगे, कैसे याद करोगे कि ये मॉडर्न एज की विचारधारा है। जैसे पहले जो ओल्ड एज की विचारधारा, पुराने की विचारधारा नियतिवाद, निश्चयवादी, और जो इस समय आधुनिक विचारधारा है इस वाली, तो ये कौन सी है, संभववाद या संभावनावाद भी कहते हैं जगह जगह। तो इसके समर्थक हैं वो कौन है, ब्लास हैं, हैटनर हैं और कार्ल सायर हैं। ये नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। इसके समर्थक ब्लास हैं, हैटनर है, वह कार्ल सायर हैं। ये पूछ जाता है कि नंबर एमसीक्यू में आते हैं, तो आपको ये याद भी रखने हैं। तो अब दोनों विचारधारा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी, और दोनों ही आपको मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण भी समझ में आ गया होगा। दोनों कहानी का सार भी समझ में आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से। तो ये अब तक आप आ गया होगा। यानी नियतिवाद, निश्चयवाद मैंने बता दिया, दूसरी संभववाद, संभावनावाद बता दिया। अगर अंतर आता तो अंतर कर दो, चाहे नियतिवाद निश्चयवाद और संभववाद, संभावनावाद में अंतर आवे, यानी कि नियतिवाद क्या है, संभववाद क्या है, तो एक तरफ लाइन खींच दोगे बीचों बीच कॉपी के, और आप एक तरफ हेडिंग डाल दोगे नियतिवाद या निश्चयवाद, और दूसरी तरफ संभववाद, संभावनावाद डाल दोगे, और उसके 3-4 पॉइंट लिख दोगे, नीचे कौन कौन समर्थक है वो लिख दोगे, ठीक है, खत्म कहानी। और अगर मानव का प्रकृतिकरण या प्रकृति का मानवीकरण आवे, इसमें डिफरेंस पूछे, तो आप उसको भी उसी तरह से लिख दोगे, ठीक है। और अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि भाई मतलब अपने वास्तविक जीवन के आधार पर बताइए, तो आप जो है वास्तविक जीवन के आधार पर अगर किसी का एग्जाम्पल आपको देना हो तो आप पुराने समय की बात कर देंगे पहले वाले में, और जो यानी नियतिवाद, निश्चयवाद में, यानी कि मानव का प्रकृतिकरण में,
और अगर प्रकृति का मानवीकरण में या संभववाद में पूछता है बात कि वास्तविक जीवन से कोई उदाहरण दीजिए, तो आज कल कोई भी उदाहरण दे दोगे। या जैसे गर्मी से बहाने हमने ई चला रखा है ना, तो या जो हम लाइट पंखे में रह रहे हैं, या हम खेती कर रहे हैं, तो जो भी आप ले सकते हो, गाड़ी में घूम रहे हैं, जो भी कुछ करो, ठीक है भाई। तो अब इनके अलावा एक तीसरी विचारधारा भी है जो ना तो मानती है नियतिवाद को या निश्चयवाद को नहीं मानती, और ना समर्थन करते किसका, संभववाद संभावनावाद का। ना तो प्राणीवाद तो वो मानती है, प्राणी उसको जब मानव जो कंट्रोल में रहे प्रकृति के में, या ना ये कहती है प्रकृति को मानव कंट्रोल कर ले, ना इस बात को बिल्कुल मान रही है वो। तो ये नवनिश्चयवाद, इस विचारधारा का नाम है नवनिश्चयवाद या नवनियतिवाद या नव पर्यावरणीय निश्चयवाद, या इसका एक और नाम है रुको और जाओ विचारधारा, या इसका एक और नाम मध्यम विचारधारा। इसका ये जो है मैंने बता दिया, ना तो निश्चयवाद का समर्थन करती है, ना ही संभववाद की समर्थक है। इनका कहना है कि मनुष्य को विकास तो करना चाहिए, विकास तो मना नहीं करती, लेकिन पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचना नहीं चाहिए। जैसे हम ये एग्जांपल देती है कि रुको और जाओ में, रुको और जाओ थ्योरी कैसे बनाती है, ट्रैफिक लाइट का आप चित्र बना सकते हैं और उसमें 3 तरह की लाइट आप दिखा सकते हैं। यह ट्रैफिक लाइट पे है, यह ट्रैफिक लाइट पर रेड का मतलब स्टॉप, येलो का मतलब थिंक, और ग्रीन का मतलब है गो कहती है। यानी कि मनुष्य को विकास संदर्भ में, ये आपको बताना पड़ेगा उसमें जब आप कॉपी में लिखेंगे, मनुष्य को विकास संदर्भ में इसको ध्यान रखना वो ट्रैफिक लाइट वाले सिस्टम को, कि नहीं तो मनुष्य का लास्ट में नुकसान होगा। ध्यान रखना कि अगर आपको कोई विकास करना है तो आप पहले रुको, उसके बाद फिर सोचो, और उसके बाद फिर आगे विकास करो, नहीं तो अंततः मनुष्य नुकसान मनुष्य का होगा अगर प्रकृति को नुकसान पहुंचाओगे तो। ध्यान रखना, अगर मान लो विकास करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पेड़ काटने होने को, कोई पुल निकल रहा है, कोई रेल लाइन निकल रही है, कोई हमें या कोई और प्रोजेक्ट बनाना होगा, पेड़ काट रहे हैं, तो पेड़ जितने काट रहे हैं, और पेड़ काटने जानते पर नुकसान होगा पर्यावरण को। अगर पेड़ नहीं हो तो हम कहाँ से उछल लेंगे, ये तो निश्चित बात है। अगर पेड़ काटने वाला जरूरी है, लेकिन विकास करने तो पेड़ भी काटना पड़ेगा। अगर पेड़ काटने हैं तो उससे 2 पेड़ आपको लगाने होंगे या कई गुना पेड़ आपको लगाने होंगे, ये बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, ठीक है भाई। तो अब ये आपको समझ में आ होगा। और इसके समर्थक है वो है ग्रिफिथ टेलर। कौन है इसके समर्थक? ग्रिफिथ टेलर है। प्रोफेसर ग्रिफिथ टेलर ने इसको दिया था, प्रोफेसर ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, ये इसके जनक है, ठीक है। तो तीनों विचारधारा आपको समझ में आ गई होंगी। अब तक मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आपको। एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है, यानी कि हर जगह है, तो स्पष्ट करो। इसमें आप ये 3 नंबर क्या आता है मैं बता दिया मैंने। तो इसमें आप जब अगर ऐसा आता है क्वेश्चन, मानव क्रियाओं की छाप सर्वत्र मतलब सब जगह है, तो ये बताना आपको। तो इसमें मनुष्य द्वारा करेगा विकास कार्यक्रम, कोई विकास कार्यक्रम बता सकते हैं। जैसे पहाड़ों पर हमने घर बना दिए, जमीन को हमने बंजर जमीन पर खेती उगा दी, या हमने जो क्रिकेट स्टेडियम बना दिए, हमने रेल बना दी, हमने पुल बना नदियों पुल बना दिए। तो ये कह सकते हैं कि भाई, यानी कि इसमें आप एक लाइन और लिख दोगे कि प्रकृति हमें मौका देती है और तो मनुष्य विकास करता है, ठीक है ना। तो ये अभी आपको क्वेश्चन हो गया। अब एक टॉपिक और है कि मानव भूगोल की प्रकृति। एक टॉपिक इसमें एक और आता है बीच में कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, ठीक है। का मतलब है कि इसमें जो किताब में लिखा हुआ भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को हर तरह से बदल दिए। क्या कि तो लेकिन इसमें जो भौतिक पर्यावरण है, जो वर्ड दिया हुआ भौतिक पर्यावरण का मतलब है जो हमारी तरफ चारों ओर है, जो हमें दिखाई दे रहा। भौतिक पर्यावरण का मतलब है जो हमें चारों ओर दिखाई दे रहा, जैसे नदी है, पहाड़ है, मैदान है, या और भी जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, वो सब भौतिक पर्यावरण है, या जलवायु जो भी है। और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का मतलब है कि भौतिक स्थिति मनुष्य को हर तरफ से बदलती है। जैसे मैंने फिर बताया कि जैसे व्यक्ति जो है, जैसे मतलब पहाड़ की स्थिति है, जैसे मतलब पहाड़ पे कोई व्यक्ति रह रहा है, तो क्या मैदान में वो ऐसा रह सकता है? नहीं रह सकता। पहाड़ की स्थिति अलग है, वहाँ ठंड पड़ रही है, यहाँ मैदान में नहीं पड़ रही। वहाँ उस व्यक्ति को अलग तरीके से रहना पड़ेगा, यहाँ अलग तरीके रहना पड़ेगा। वहाँ से खान पान, रहन सहन, सांस्कृतिक सब चीज़ें अलग होंगी। जैसे मनुष्य का रहन सहन, सांस्कृतिक, सामाजिक व्यवस्था, पहनावा, खाना सब चेंज हो जाएगा।
जैसे जैसे व्यक्ति भौतिक वो तो कंट्रोल में होगा ना उसके आपस में जो संस्कृत ज्ञान है, तो वो तो अलग अलग होगा नहीं होगा। या समुद्र किनारे वाले रहने वाले लोग हैं तो इसमें अलग सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में रहेंगे, वो तो स्पष्ट अलग रहेंगे भाई, उनका अलग रहन सहन होगा, उनका अलग खान पान होगा। जैसे भौतिक स्थिति होगी, मतलब मरुस्थल में रेगिस्तान में को रह रहा व्यक्ति, उसका अलग होगा रहन सहन, उसका खान पान अलग होगा, उसके घर मकान भी अलग होंगे, सब चीज़ अलग होगी। ऐसे ही यहाँ अब वहाँ दिल्ली से थोड़ी तुलना कर सकते हो आप उसकी, तो उनका सब होगा। यानी कि असर कर रहा है कौन? भौतिक पर्यावरण कर रहा है मनुष्य के खान पान पे, रहने पे, सियाने पे, उसके कुछ कमाने पे, सब कुछ पे। ठीक है भाई। तो जब हम इन सब बातों का अध्ययन करते हैं तो इसका मतलब ये क्या है? मानवोल की प्रकृति है। यही तो मानवोल हमें सिखा रहा है, यही मानवोल की प्रकृति है कि मानव जो है प्रकृति के साथ साथ चलता है। ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन आता है जो 3 नंबर में याद बताइए, बार बार कहने की जरूरत नहीं मुझे, एक 3 नंबर का है आता है इसमें। एक और क्वेश्चन आता है टेक्नोलॉजी का विकास, यानी कि प्रौद्योगिकी का विकास जो है मनुष्य ने प्रकृति के अनुसार किस तरह से एडप्ट किया, प्रकृति किस तरह से क्या सीखा प्रकृति से जो इसे किया। तो इसमें 3 पॉइंट आपके नाम में दिए हुए हैं। तो जैसे नंबर 1, घर्षण में ऊष्मा से आग का आविष्कार। जो भी तो आग का आविष्कार सीखा, जब वो पत्थर, वो आप जानते हैं ना, जो शुरू में आदिम मनुष्य ने पहले पत्थर घिसा, उसके बाद जलाया तो वो चल गया, मतलब आग निकली, वो फूल चल गया। उन देखा जो पहले कच्चा मांस खाया, फिर पका मांस खाने लगा, तो वो धीरे सीख गया आग से। उसके बाद जैसे पहिए बनाना सीखा, और भी चीज़ सीखा। ऐसी DNA व आनुवंशिकी का दिया हुआ एग्जाम्पल किताब में आपके में। तो इसमें दवाई व बीमारी पर विजय प्राप्त कर ली इससे। तीसरा, वायु की गति को समझ करके उसने जो कि भाई हवा क्या चल रही है, उसने वाहन बनाए, जहाज बनाए, है ना। तो ये जो है, ये आप 3 एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। इसके सिवा भी आप जो भी आपको समझ में आ रहा है वो आप कर सकते हो। ठीक है भाई। चैप्टर के लास्ट में एक टेबल है, इसमें मानव बहुल क्षेत्र और उपक्षेत्र बताए गए। ठीक है भाई। पेपर में क्या है, पेपर में पूछते हैं कि मानव बहुल के 4 उपक्षेत्र बताइए, या 3 उपक्षेत्र बताइए, या 3 क्षेत्र बताइए। तो आप इसमें डिटेल इनकी हेडिंग डाल गए जो इसमें टेबल इसमें दिए हुए हैं, क्षेत्र है दिए हुए हैं, या सामाजिक भूगोल है, नगरीय भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, या आवास भूगोल है, आवास समझ ना, मकान वाले। तो इसमें आप जैसे मतलब आपको इसे भी 4 आप समझ लो, और उनके चारों के आप जो है हेडिंग डाल लो, या तीनों के, और उनके बारे में आप लिख दो। जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल, मान लिया मुझे जो है जनसंख्या भूगोल के बारे में लिखना, जनसंख्या भूगोल के बारे में कैसे लिखूँगा मैं कि भाई हमारे देश की जो कहीं की किसी भी देश की जनसंख्या है, कहीं की जनसंख्या जो है वो किस तरह से वहाँ इफेक्ट डालती है, प्रभाव डालती है, उसका वितरण किस तरह से हो सकता है, उसका जो उसके कारक कौन कौन से घटने बढ़ने कौन से कारण हैं, या उसके वहाँ के विकास पर क्या असर पड़ता है जनसंख्या घटने बढ़ने से। तो ये बहुत सारे आप 2-3 लाइन लिख दो बस इसी में। ऐसी जो है कल्याण, ऐसी जो आपका राजनीतिक है कि राजनीति अगर कहीं की अच्छी होगी या शांति रहेगी तो वहाँ मतलब मनुष्य जो ज़्यादा रहेंगे, और राजनीति वहाँ की खराब हो जाएगी तो मनुष्य वहाँ से छोड़ के चल देंगे। ठीक है। ऐसे नगरीय है कि नगर में, नगर का जीवन कैसा है, उसको कंपेरिजन आप गाँव के जीवन से कर सकते हो। या जैसा आवास है, आवास को कर सकते हो आप कि आवास जो मकान है हमारे, कि भाई उनमें हम पहले कैसे मकान थे, अब कैसे मकान में रहते हैं। तो यानी 2-3 लाइन आपको लिखनी है। आर्थिक भूगोल हमारे कमाने की प्राथमिक तकड़िया में आपको आप देख लोगे कि भाई पहले क्या करते थे, पहले कमाते थे कैसे, पहले खेती थी हमारी, आज हम सर्विस कर रहे हैं, या आज हम बिजनेस कर रहे हैं, या गाड़ी चला रहे हैं। तो अब धीरे धीरे बदल रहा है ना। या सामाजिक है कि अगर कहीं का सामाजिक स्तर अच्छा होगा, समाज में आपस में मेलजोल होगा तो वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे। तो आपके लिए 2-3 लाइन लिखनी है, और ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है कि 3-3 लाइन आप लिखोगे, 2-2 3-3 लाइन लिखोगे तो भी 3 हेडिंगों में आपका 1 पेज 1.5 पेज से ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है। ऐसे उपक्षेत्र के बारे में करना आपको। जैसे उपक्षेत्र हैं, व्यवहारवादी लिखा हुआ, निर्वाचन है, सामाजिक है, कल्याण है, सांस्कृतिक है, लिंग है, चिकित्सा है, सैन्य है, संसाधन है, कृषि है, पर्यटन है, व्यापार है, उद्योग है। इनके बारे में 2-3 लाइन है, 2-3-4 हेडिंग आपको करनी है। ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब ये पार्ट तो आपका मेरे अपने हिसाब से पूरी तरह खत्म हो चुका, लेकिन अब पिछली साल जो क्वेश्चन आए हैं आपके, वो जो थ्योरी के जो क्वेश्चन हैं जो 3-3 नंबर में आए हैं, मैं उनको आपको बताऊंगा। ठीक है। तो अब तो जो CBSE क्वेश्चन आए मैं उन्हें बताऊंगा जो पिछले सालों में आपके आए हुए। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको शुरू में बताया कि भूगोल में भौतिक व मानवीय परिघटनाओं को वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूप में किया जाता है, समझाइए। ये मैंने पहले बता दिया कि प्रकृति के कुछ उदाहरण आपको जोड़ देने, जैसे मैंने आंसर में पहले दे चुका हूँ, और आप जो है इसको आपको जो है बुक के 2nd पेज दे सकते हो। जो कौन सा बताया था मैंने,
कि जो मतलब तूफान की आँख है ना, वो उसकी जल डमरू गिरीवा, ये इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं ये आप उसमें दे सकते हो। मैंने आपको बता दिया, ये आप कर लोगे मेरे ख्याल से, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अभी इस पाठ में बताया ही है, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का जो उसमें घर्षण ऊष्मा और आग वाला मैंने बताया, डीएनए वाला बताया, वायु गति वाला बताया, पर्यावरण वाला, तो आप इसे कैसे कर सकते हो। इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 3 है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल तत्वों के मध्य परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट करना क्वेश्चन, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के मध्य यानी कि बीच में पहले क्वेश्चन समझना है, परस्पर आपस में अन्योन्य माने आपस में मिली हुई इंटर रिलेशनशिप क्रिया होती है, समझाइए। इसमें आप क्या आपको करना क्या है, जो भूगोल की प्रकृति है उसके बारे में लिखना आपको, कि जैसे मनुष्य भौतिक पर्यावरण में रहेगा उसका रहन सहन खान पीन सांस्कृतिक सामाजिक सारा काम उसके जैसे हो जाएगा बस। यानी कि आपको भूगोल की प्रकृति के बारे में लिखना, मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में लिखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, समस्त भौगोलिक अध्ययनों में मानव व प्रकृति अविभाज्य तत्व हैं, अब इसे बताइए। तो आपको क्या करना है इसमें, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, जो पहला क्वेश्चन है इसे मानव से रचना विज्ञान के जो प्रतीक वाले उत्तर हैं इसको आपको लिखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, यह निश्चयवादी संभाववाद में अंतर बताइए, तो आप अंतर लिख दोगे। अगर नवनिश्चयवाद है इसमें अंतर बताओ तो आप लिख दोगे। इसके समर्थक कौन कौन है वो आप लिख दोगे। तो ये पॉइंट वाइज आप लिख दोगे और इनमें अंतर या परिभाषा आती है तो आप इसे कर दोगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, वास्तविक जीवन के उदाहरण की सहायता से प्रकृति का मानव ने प्रकृति का मानव का प्रकृति को समझाइए। तो आप जो इसमें आप उदाहरण सीधा आप लिख दो, मैंने अभी बताई वो तो सेम ही पहले से है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है लाइन खींच दो कॉपी के बीच में, उसके उसे लिख दो बस, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के उपयोग करने पर मानव द्वारा निर्मित भौतिक संस्कृति तत्वों के 4 उदाहरण दो। ये क्वेश्चन आया हुआ, तो आपको मानव भूगोल की कोई सी परिभाषा जो भी आपको याद हो, और नहीं याद हो सिंपल लिख दो भाई, मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों को क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं बस। अगर नहीं भी क्या याद, कोई याद अच्छा है, कायदे में याद ही होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। जब ये नंबर बैठता है, एक नंबर बैठ रहा है इसका, अच्छा तो आप इसे कर दोगे और आप जो है उसका नाम ले दो, किसकी परिभाषा है, ठीक है। प्रकृति प्रदत्त का मतलब है जो प्रकृति ने हमें दिए, जो भगवान ने हमें दिए, प्रकृति ने दिए, पृथ्वी ने दिए संसाधन जो दिए, उनका उपयोग करना, क्या करना, उनका उपयोग करते हुए, प्रयोग करते हुए मानव द्वारा, मानव इंसान ने जो भौतिक संस्कृत तत्वों के वो 4 उदाहरण दिए, 4 उदाहरण बताने, जो जैसे अभी मैंने बताया टेक्नोलॉजी वाला, जो प्रौद्योगिकी वाला, वो तो आप लिख दो। जैसे मैंने बताया कि वायु गति से परिवहन या वाहन का इंजाम हो जाता, डीएनए से हम जो है बीमारियां, वो वाला पूरा क्वेश्चन आप इसमें लिख दोगे, ठीक है। उसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधारा, मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधारा मानवतावादी विचारधारा से किस प्रकार भिन्न है, दोनों मुख्य अंतर बताइए। ये क्वेश्चन आपको करना है। तो इसमें क्या करना है, तो इसका उत्तर मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्या करना, मानव भूगोल की, अब उत्तर बता रहा हूं मैं, अब दोनों में अंतर समझ लो कि कल्याण पर विचारधारा क्या है, मानव विचारधारा क्या है। चाहे आप अलग अलग है नहीं लिखे कर दो, चाहे दोनों में लाइन कैसे कॉपी के बीच में उसमें अंतर लिख दो। फिर बता देता हूँ आपको, मानव भूगोल की कल्याण पर विचारधारा यानी कि वेलफेयर जो है थॉट्स में मनुष्य के कल्याण और हित की बात करते हैं। दोनों एक जैसी बात लग रही है लेकिन अलग अलग है। मानव भूगोल की फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मानव भूगोल की कल्याण पर विचारधारा में मनुष्य के कल्याण और हित की बात करते हैं, जबकि मानवतावादी विचारधारा में मानव और प्रकृति के बीच संबंधों की चर्चा होती है, ठीक है भाई, ठीक है। इसमें आप अंतर इस प्रकार ले सकते हैं, जैसे कल्याण पर विचारधारा बता रहा हूं, पहले इसके 2-3 पॉइंट बता देता हूं, उसके बाद आप कर लोगे। इसमें मनुष्य की वित्तीय स्थिति का पता लगाते हैं कल्याण परक में, पहले उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मनुष्य की, उसके बाद यथासंभव सरकार या एनजीओ कोई भी उसकी सहायता करता है। जैसे आप देखो स्कीम चल रही है बहुत सारी, जो गरीबों को, जैसे उज्ज्वला योजना गरीबों के लिए जैसे हमारी सरकार चला रही है, या गरीबों के लिए खाना वो बढ़ता है, जो मतलब राशन में खाना मिलता है, तो ये सब कल्याण परक विचारधारा के तहत सरकारें काम करती हैं वेलफेयर स्कीम के तहत, या गरीबों को स्कॉलरशिप दी जाती हैं, उन्हें किताब कॉपी दी जाती हैं। तो ये सब विचारधाराएं क्या हैं, कल्याण परक के उदाहरण हैं। दूसरा, मनुष्य में असमानता, दूसरा पॉइंट इसका, पहले मैंने बता दिया आपको, पहले उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता करते हैं, उसके बाद उसकी सहायता करते हैं, यानी कि उसकी वित्तीय स्थिति का पता करने के बाद ही उसकी सहायता की जाती है। हर एक को नहीं मिलती वो सुविधा,
जैसे हमारे दिल्ली में ये 200 यूनिट तक जो बिजली फ्री रहेगी, 200 ऊपर है तो फिर नहीं मिलेगी। उसका कारण क्या है कि भाई अगर वो तो पैसा पे कर सकते हैं तो उन्हें क्यों दी जाए। तो इसलिए जो उसकी पहले वित्तीय स्थिति जब उसे उसका कल्याण, तो जब उसकी सहायता किया ऐसे नहीं करते। नंबर 2, मनुष्य में असमानता। मनुष्य में असमानता किसी प्रकार की हो, चाहे वो जाति की हो, धर्म की हो, लिंग की हो, किसी प्रकार की असमानता क्यों है और इसकी पोजिशन कैसे आ गई, इसको जानकर उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। उनको उस जो डाउनलोडेड हैं या जो जिनको सशक्तिकरण की जरूरत है उनको बराबर में लाने का विचार ये कल्याणपरक विचारधारा बताती है। तीसरा, ये हुई कैसे, पूंजीवाद। जैसे जैसे पूंजीवाद का बोलबाला हुआ, यानी कि पैसे का बोलबाला हुआ, तो गरीब जो है एक साइड हो गए सारे, वो बिल्कुल हाशिए पे चले गए। अब पूंजीवाद में पैसे की ज़्यादा वैल्यू हो गई, तो इसलिए इसका जन्म हुआ कल्याणपरक विचारधारा का कि भाई उन गरीबों को कौन देखेगा, उनको सरकार को उनको देखना चाहिए या एनजीओ देखना चाहिए, समाज को देखना चाहिए, या समाज को उनके बारे में सोचना चाहिए, कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। तो इस विचारधारा का जन्म हुआ। इसमें मेन कैसे, इसका जो मुख्य मूल सिद्धांत है इसका कल्याणपरक विचारधारा का कि कौन व्यक्ति है, कहाँ है और क्या पाता है, क्या करता है, इसका मूल सिद्धांत है। 4 पॉइंट मैंने बता दिया आपको। अब मानवतावादी विचारधारा के, इसमें मनुष्य की जागृति, मनुष्य को जागृत किया जाता है, इसको उसकी चेतना को दिखाया जाता है, उसके मानव साधन का मनुष्य का किस तरह यूज कर रहा है, मानव साधनों को जो साधनों से मिले हुए जो उसे प्राप्त होने उसका किस तरह यूज कर रहा है, ये मानवतावादी विचारधारा में बताया जाता है कि तू इस तरह से इसका प्रयोग कर। ठीक है, उसे कुछ ध्यान जाता, उसे खाली बताया जाता है कि तुझे ये करना है। इस नंबर 2, यह केवल मनुष्य केंद्रित है, केवल ओनली ये मनुष्य के कल्याण पे, मनुष्य के की बात करती है, इसलिए मानवतावादी है। इसमें जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन हर एक को ही बताया जाता है कि तुझे ये करना है, लेकिन बताया जाता है कि भाई हाँ तुझे करना है, ये मतलब सेंटर में मनुष्य है या और कोई नहीं है, बस खुद ही करना उसे, या जो बताएगा समझाएगा वो उसे करना है। ठीक है। तीसरा, मनुष्य ऐसा क्यों है, आखिरकार वो अपना कल्याण क्यों नहीं कर पा रहा, इसको ना सोचकर विकास के प्रोसेस को समझते हैं कि आखिरकार मनुष्य का विकास कैसे हुआ या यहाँ कैसे आया। अगर मान लें हम किसी वर्ग की बात करें, तो वो जो है आखिरकार इतने नंबर क्यों नहीं ला पा रहा, इतने मेरिट पर क्यों नहीं आ पा रहा, या नौकरी क्यों नहीं लग पा रही, या वो उस कैटेगरी में क्यों नहीं आ पा रहा, या समाज की मुख्य धारा में क्यों नहीं आ रहा, आखिरकार क्यों, कारण क्या है। तो इसको सोचकर जो है ये मानवतावादी विचारधारा बनाई है, इसके ऊपर समझते हैं, फिर उससे बात करते हैं। नंबर 4, यह बिल्कुल नई विचारधारा है, पहले विचारधारा नहीं थी, ये विचारधारा नहीं आई है, मानवतावादी विचारधारा। तो हमें जो है कि भाई सबको मानव समझना है, और हर एक का, चाहे वो 4 इवन भिखारी भी है, आखिरकार किस पोजीशन में ऐसा क्यों पहुंचा, उसको सोचते हुए उसका हमें उद्धार करना है, उसको बताना, समझाना, उसे काम करना। ये नहीं हम उसे पैसे दिए जाएं, नहीं, हम उसे उसकी स्थिति को समझाएं कि नहीं तो ऐसा नहीं, ऐसा कर और ये काम कर, इससे तेरा कल्याण होगा। तो ये पार्ट मेरे ख्याल से खत्म होगा। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है क्वेश्चन है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो चैनल पे जो है, या चैनल पे आपको कमेंट करने हैं, आप जो है, ये गारंटी है कि आपका ये पार्ट 3 नंबर का लगभग पूरा हो गया है। इस क्वेश्चन के अलावा जो भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आप उन्हें लिखें, उन्हें याद करें, ध्यान रखना कोई शॉर्टकट नहीं है। एक रह गया इसमें MCQ, अगर MCQ आता है इस क्वेश्चन के, आप पहले तो खुद MCQ तैयार करो, और नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको MCQ जो मेन आए हुए पेपर में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ठीक है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैप्टर फर्स्ट खत्म है, ये बहुत ज़्यादा बच्चे कर रहे थे सर बता दो, तो इसलिए मैंने करा दिया। ठीक है भाई, तो थैंक यू वेरी मच। देखा, ध्यान रखना, फिर बता रहा हूँ मैं, कुछ शॉर्टकट नहीं है पढ़ाई का। ओके बाय। 12वीं क्लास है, तैयारी करो, मैथ करो। तो ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है। मैं देखा सब्सक्राइबर भी कम हो रहे हैं, ध्यान से सब्सक्राइब करना जरूर। ठीक है, ओके बाय।